हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में मैंने भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं प्रत्येक के कार्यकाल का एक्सट्रैक्ट लिखा है और क्यों प्रसिद्ध हुए इसके बारे में भी चर्चा की है। साथ ही अगर हम बात करें तो नया जनादेश के बारे में और अभी भारत में जो बर्निंग टॉपिक है, इश्यूज हैं, उस पर भी चर्चा करने की कोशिश की है। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहें। जब इतने सारे सामग्री का, इतने सारे बातों का जब इसमें मैंने समावेश किया है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन आप इसको पूरा देखें और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स के माध्यम से व्यक्त करें। इसमें जो अगर मतलब कुछ कमी सब रह गई हो तो उसके बारे में बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक कांग्रेस की एक अलग छवि बन रही थी और वो विपक्षी सबका सम्मान भी करना चाहते थे और जानते थे। अब उनके घोर मुखर विरोधी हुआ करते थे लोहिया, लेकिन लोहिया जब बोलते थे तो उनको बोलने का मौका देते थे, उनका वो बहुत सम्मान करते थे, संसद में उनकी बात को सुनते थे। हालांकि मतलब नेहरू पर भी कई मतलब आरोप प्रत्यारोप लगे कि उन्होंने विरोधी सबको बर्दाश्त नहीं किया, बहुत सारे विरोधी को उन्होंने मतलब मरवा दिया या मतलब उनको उनकी उपेक्षा की। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो अपने विरोधी को भी सुन सकते थे और उनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि जब चीन के साथ युद्ध में भारत की पराजय हुई। एक किताब भी ब्रिगेडियर HP डालवे के द्वारा लिखी गई है, हिमालयन ब्लंडर, तो उसमें नेहरू के किए गए भूलों की चर्चा की गई है। लेकिन कई मामले में आप देख सकते हैं कि माने जनता की सरकार क्या होती है, आम जनता तक सरकार की कितनी पहुंच है। मधुबनी जिला के परसोनी गांव में एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसको ठीक से हिंदी भी लिखने नहीं आता था, उसने एक पोस्ट कार्ड पर नेहरू को चिट्ठी लिखा कि नेहरू जी, गांव के जो दबंग आदमी हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं, हमको उजाड़ना चाहते हैं। इस पर नेहरू ने कार्रवाई किया कि पूरे गांव में मैंने कलेक्टर DM सबका कैंपिंग कर दिया गया और जो दोषी आदमी था उसको तुरंत मतलब उस पर कार्रवाई की गई। तो कुल माने में ये जनता से सरोकार था। और सुदूर इलाका, सुदूर क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र सब में भी नेहरू जाते थे, वहाँ पर भी भाषण करते थे। जीप से उस समय में देश में उतना संसाधन नहीं हुआ करता था, तो मतलब देश में बैलगाड़ी से, टायर गाड़ी से कैंपेन होता था। जीप चढ़ने के लिए जो अब इतने बड़े नेता हैं तो उनको मतलब जीप मुहैया कराया जाता था। लेकिन इतना उम्र दराज होने के बावजूद नेहरू में इतनी ऊर्जा थी, जनता से सरोकार था और मतलब लोकप्रिय सरकार रही इनकी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वो एक छवि प्रदान करने में समर्थ हुए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात हो या मतलब चाइना के साथ दोस्ती की बात हो, कोई भारत की आक्रामक नीति ऐसी नहीं रही। उल्टे भारत को भूमि गंवानी पड़ी और अंत में पक्षाघात से पीड़ित होकर के और मानसिक जो है डिप्रेशन का शिकार होकर के उनका असामयिक निधन हो गया। उसके बाद तो इनके शासन में देश में एक समाजवाद की स्थापना हुई। जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसको उन्होंने मंदिर का दर्जा दिया और देश में एक समाजवाद की स्थापना हुई। धर्मनिरपेक्ष शासन हुआ। जो संविधान का मूल भावना है, धर्म, रूप, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने की बात स्थापित हुई भारत में। जैसे भारत की अपनी परंपरा रही है, हर एक धर्म को प्रश्रय, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं। तो इस तरह से नेहरू का शासन समाप्त हुआ और तब आए LV शास्त्री,
छोटे कदकाठी के थे, लेकिन ज़बरदस्त इच्छा शक्ति के धनी जब लाल बहादुर शास्त्री भारत में आए सत्ता में, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। जब अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक शाम का उपवास रख करके देश को मतलब मजबूती प्रदान की। और जो अगर पाकिस्तान जब आक्रमण किया तो पाकिस्तान को उन्होंने जीत लिया। एक पक्के गांधीवादी थे, सच्चे गांधीवादी थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक बार जब वो रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री के पद से। ईमानदारी, सादगी, संकल्प एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। लेकिन जब इनका असामयिक निधन हो गया, जब मतलब पाकिस्तान ही का जब विजय हुआ था, तो उसी समय में जब ताशकंद में गए थे समझौता के लिए, तो वहीं पर इनकी, कोई कहता है कि इनकी हत्या करा दी गई, लेकिन फिर वहीं पर इनका देहांत हो गया। असामयिक निधन के बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया, पाकिस्तान विजय, बैंकों का सरकारीकरण, ग्रामीण बैंक की स्थापना, भारत परमाणु शक्ति बना, रूस से दोस्ती हुई, समाजवाद के दिशा में भारत आगे बढ़ा, महिला सशक्तिकरण हुई। लेकिन इनके सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगता रहा। लेकिन कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी यशस्वी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड के द्वारा ही उनकी हत्या की कर दी गई, और देश में मतलब आतंकवाद से लड़ते लड़ते इंदिरा गांधी को जान गंवाना पड़ा। तो उसके बाद जो हिंसा हुई, उसमें बहुत सारे सिखों को मार डाला गया। उसके बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए, तो जन सहानुभूति की लहर दौड़ गई, और अपार बहुमत से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। फिर वो मतलब भारत को, आधुनिक भारत का नींव रखने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का शुरुआत हुआ, कंप्यूटर सबका प्रयोग भारत में किया जाने लगा, नई शिक्षा नीति बनी, और मतलब ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब के क्षेत्र में बहुत अधिक काम हुआ। इसके बाद आए विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इस समय में मंडल कमीशन का उन्होंने मतलब रिकमेंडेशन को लागू किया। जातीय ध्रुवीकरण हुई, देश में जातीय घृणा बढ़ी, मजहब और जाति के आधार पर काफ़ी घृणा बढ़ गई थी। मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, और मतलब आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई। अब आतंकवाद का ये आलम था कि देश के गृह मंत्री के बेटी का अपहरण हो गया था, और कहा जाता है कि वो अपहरण नहीं हुआ था, आतंकवादी से उस सब का इतना मतलब साँठ-गाँठ था जो उसके साथ वो चली गई थी। बदले में देश के जो देश में के जेल में जो बंद कट्टर आतंकवादी थे, उस सबको छोड़ना पड़ा। देश एक माने मजाक बन करके रह गया था। कोई देश का स्वाभिमान, देश में जो ईमानदारी और जान गंवाने वाले जो सेना और मतलब लोग थे, उस सब की उपेक्षा की गई, और अंतिम में इस सरकार को जाना पड़ा। फिर आए चंद्रशेखर। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में देश इतना जर्जर हो गया था, जो देश को 6 महीना भी चलाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन जो एकदम घृणा, अराजकता, उच्छृंखलता, बदमाशी, लूटपाट, ये सब की जो स्थिति बन गई थी, उसको काफ़ी हद तक ठंडा करने का श्रेय चंद्रशेखर को दिया जाता है। और पाकिस्तान के साथ संवाद स्थापित करने में भी चंद्रशेखर का काफ़ी योगदान है। उन्होंने कहा कि एक साझा शत्रु है गरीबी के विरुद्ध हम लोगों को लड़ना चाहिए। तो चंद्रशेखर की छवि तो साफ सुथरा थी, लेकिन मतलब ये कटु सच्चाई है कि 6 महीना के शासन में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। फिर आए नरसिम्हा राव, और इसके पहले जो मतलब इंदिरा गांधी को हरा करके जब इमरजेंसी लगी थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। लेकिन वो सरकार बहुत अधिनायकवादी और मतलब कट्टर टाइप की सरकार थी, जिसका राष्ट्रवाद क्या था ये अभी भी समझना विवादास्पद है। क्योंकि इनके पीरियड में जो पाकिस्तान में कार्य कर रहे जो बहुत सारे भारतीय थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनकी स्थिति तब
कई बार हास्यास्पद हुई जब अमेरिका में उन्होंने स्वीकार किया था कि वो अपना पेशाब स्वयं पीते हैं, तो इससे से छवि उनकी किरकिरी हुई थी। तो इसी कड़ी में मतलब नेहरू के बाद मतलब एलवी शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मुरारजी देसाई, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर के बाद जब नरसिम्हा राव आए तो देश एक नए युग में सूत्रपात कर सका था। उन्होंने बहुत गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के, एकदम गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक महान विद्वान, इकोनॉमिक्स के विद्वान मनमोहन सिंह को लाया वित्त मंत्री के रूप में, और देश का आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश नए आर्थिक युग में प्रवेश कर सका, और देश की स्थिति जो जर्जर हो चुकी थी तो उसमें बहुत सुधार हुआ। और एक भारत हम कह सकते हैं कि एक नए युग में प्रवेश हुआ। और जो जानकार मानते हैं वो मानते हैं कि देश कितना कुछ किया जा सका नरसिम्हा राव के पीरियड में। यही वो शख्स थे जो भारत को इतनी विषम स्थिति में जो भारत पड़ गया था उससे देश को निकाले, और देश में जो उदारीकरण लाए, और बहुत सारा कुछ काम हो सका। और उसी समय में जो है सो जो बाबरी मस्जिद का भी मतलब ये हो गया था, डिमोलिशन हो गया था, और जो गैर वाजपेयी का 5 राज्य में जो सरकार था उसको ये नरसिम्हा राव ने बर्खास्त कर दिया था। और कई क्षेत्र में सुधार के लिए जाने जाते हैं नरसिम्हा राव। जो है अनेकों भाषाओं के जानकार, अनेक विषयों के जानकार, और उम्रदराज प्रधानमंत्री थे, गंभीर थे, लेकिन देश को एक नए रास्ते पर ले गए। इसके बाद आए बीच में गुजराल भी आए, देवगौड़ा भी आए। तो गुजराल डॉक्ट्राइन में मतलब जो देश को जो बढ़त हासिल थी विदेश में, तो उसमें बड़ा कटौती हुई, और इनका भी जो शासन है वो बहुत अच्छा विदेश नीति के मामले में नहीं माना जाता है। हालांकि वो एक डिप्लोमेट थे, लेकिन कई दृष्टिकोण से जब समीक्षा की गई तो गुजराल डॉक्ट्राइन की कई मामलों में निंदा हुई, खिंचाई हुई। और जब मतलब ये आए देवगौड़ा HD देवगौड़ा शासन में आए तो उन्होंने निष्पक्ष रूप से जो किसी पर जो आरोप लगा था उसका जांच करवाया, और किसी को बख्शा नहीं। और एक बहुत स्लोगन प्रचलित हुआ कि जो सड़क पर अतिक्रमण था या देश में भ्रष्टाचार था तो कहा जाता था कि आया देवगौड़ा मारेगा हथौड़ा, इस तरह का नारा देश के कई भाग में प्रचलित हुआ था। फिर आए वाजपेयी, तो जैसे मतलब एलवी शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा दिया। इनके समय में पोखरण विस्फोट हुआ, लेकिन 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके 7,000 आदमी का बैंक से छटनी किया गया। VRS स्कीम लाए, सरकारी नौकरी में ज़बरदस्त कटौती हो गई, OPS ख़त्म कर दिया गया, फील गुड का नारा दिया। और 6 महीना पहले जब चुनाव हुआ तो वाजपेयी सरकार को जाना पड़ा। फिर आए मनमोहन सिंह, UPA 1 में ज़बरदस्त काम किया गया, सरकारी नौकरी में ज़बरदस्त उछाल हुआ, आर्थिक उदारीकरण का नया दौर हुआ, सरकारी जो नौकरी में थे उनके दरमाहा में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। और हम देख सकते हैं कि लेकिन देश में इस्लामीकरण का दौर प्रारंभ हो गया, वक्फ जैसे कानून बने, वक्फ बोर्ड देश में किसी भी गांव के गांव को अपने नाम हथिया सकता था। दिल्ली में सैकड़ों करोड़ रुपया का ज़मीन वक्फ बोर्ड अपने नाम कर लिया। मजहबी कट्टरपंथी में वृद्धि हुई, सच्चर कमेटी की स्थापना की गई थी, उसका रिपोर्ट में अल्पसंख्यक की स्थिति में को रेखांकित किया गया कि उनकी स्थिति में बहुत गिरावट है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और इस तरह से एक बार मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो ये सब इतना चर्चित हुआ, आज भी चर्चा किया जाता है कि देश के इस्लामीकरण में मनमोहन सिंह सरकार का बहुत योगदान है। लेकिन जो भी हो, देश जब 70 साल में जितना लोन में देश फंसा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 साल में ही उससे दुगुना लगभग लोन लिया गया। तो ये सब के बावजूद मनमोहन सिंह की सरकार लोकप्रिय रही, बहुत चर्चा में रही, और उसको बहुत जश भी मिला। खास करके आप
अभी भी जितना बैंक में चले जाइए वहाँ देखिए कि कम एज के युवक युवती सब जो नौकरी कर रहे हैं, तो सब में मनमोहन सिंह का योगदान है। ज़बरदस्त सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी हुई और मतलब ज़बरदस्त सरकारी बैंक का स्थापना हुआ ब्रांच में, और देश में जो विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ा और कॉमनवेल्थ गेम सब का आयोजन हुआ। तो बहुत सारी उपलब्धियां इस सरकार के खाते में है। तो फिर 2014 में आए नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने सरकारी नौकरी में ज़बरदस्त कटौती की, बैंकों का विलय किया। जो 32-34 सरकारी बैंक थे सो घट कर के 12 हो गए। आउटसोर्सिंग से बहाली पर जोर दिया गया। सेना में एक नया स्कीम अग्निवीर की भर्ती की जाने लगी कम समय के लिए। उसके बाद लेकिन देश का स्वाभिमान बहुत बढ़ा। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो विदेश में जा कर के आतंकवादी सबको मारने की बात हुई, जो सदियों मतलब कितने दिन से जो धारा 370 चल रहा था, जो आतंकवाद को प्रश्रय कर रहा था, जो हिंदू आबादी के साथ भेदभाव कर रहा था, जिसने हजारों जो कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ से भगा दिया, कश्मीरी ब्राह्मणों की महिलाओं के साथ बलात्कार लूट हुआ, उनकी संपत्ति लूट ली गई, और जो मिलिट्री मैन थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, उन सब के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, मारो काटो, आतंकवाद का पूरा साम्राज्य 370 के कारण जो कश्मीर में हो गया था उसको इन्होंने ख़त्म किया। कश्मीर में नॉर्मल स्थिति लाई और कश्मीर में जो है सो उसको राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, और बहुत उल्लेखनीय सुधार हुआ। पर्यटन में भी वृद्धि हुई और जो देश विरोधी ताकत थी, पाकिस्तानी समर्थक जो लॉबी थी, उस सबको पस्त किया। और आप देख सकते हैं कि कश्मीर नीति में बहुत सफल रहा। अंतिम तक जो आतंकवादी थे, पाकिस्तान समर्थक जो तत्व थे, वो कश्मीर को हथियाना चाह रहे थे, और इस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत सफल रही। जो अब आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी लोग चाह रहे हैं कि भारत में हम विलय करें। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई देश में 370 समाप्त करके देश कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए, और देश को इस्लामीकरण से निकालने की कोशिश की गई। जो इस्लामीकरण, तुष्टीकरण कांग्रेसी शासन के अवधि में हुई थी, उसको निकालने की गंभीर कोशिश की गई और बहुत जगह कोशिश भी हुई, और मुसलमान सबको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश हुई। 3 तलाक ख़त्म किया गया, और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना टर्म पूरा किया, और एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार टर्म पूरा किया गया। तो इस तरह से देश में सुदृढ़ गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई, या यूँ कह लीजिए कि गैर कांग्रेसी सरकार का सुदृढ़ीकरण हुआ, आतंकवाद पर प्रहार हुआ, एनआरसी और सीएए जैसे कानून लाए गए। अब ये बात दूसरा है कि अगर आप देखें बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये सब देखें तो देख सकते हैं कि एनआरसी का कितना दुरुपयोग हुआ, कितना इनोसेंट आदमी सब की क्या दुर्दशा हुई। तो इस सब के माध्यम से ये विवादास्पद कानून बना रहा और देश में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन सीएए को एक अतिमानवीय कानून माना जा सकता है, जिसमें जो उपेक्षित, वंचित, पीड़ित और सताए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात है। तो इस तरह से इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया रही, और सरकार कायम रही कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। तो कई राज्य में जो कानूनी व्यवस्था की स्थिति में गिरावट भी हुई, अपराध में भी वृद्धि हुई, और देख सकते हैं कि मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। देश पर कर्ज में वृद्धि हुई, लेकिन ये एक सुखद पहलू है कि ब्रिटेन में जो भारत का सोना रखा हुआ था वो 100 टन सोना बाहर लाने के लिए कदम उठाए गए। देश एक मजबूत विदेश नीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा। आज अमेरिका, रूस सब भारत का प्रशंसा कर रहा है, और भारत का सबसे अच्छा संबंध है। विदेशों में भारत की एक मजबूत छवि बनी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुआ। कोरोना काल से भी देश बाहर निकला, लेकिन
इस शासन पर आरोप लगाया जाता है कि अधिनायकवाद को प्रश्रय मिला, एक व्यक्ति पर केंद्रित शासन हुआ और एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की छवि बनी जो म्यूनिसिपल चुनाव से लेकर के संसदीय चुनाव तक में प्रचार करने के लिए जाते रहे। कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हर एक तब यह है कि मन की बात सुनाते रहे और देश में जो पीएमओ का वर्चस्व रहा, पीएमओ के माध्यम से शासन चलाया जाने लगा। अगर हम अब वर्तमान चुनौती की बात करें तो महंगा मेडिकल एजुकेशन है। भारत में बांग्लादेश और नेपाल से भी ज़्यादा महंगा है एमबीबीएस में एडमिशन। आप देख सकते हैं कि मतलब नेपाल में 20-25 लाख में जहां एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है और बांग्लादेश में भी वही लगभग रेट है। वहीं भारत में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया तक जो डोनेशन है मेडिकल एजुकेशन में। बेरोजगारी में बहुत बढ़ोतरी हुई। जहां रेलवे जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है वहां 16 लाख एम्प्लाई हुआ करते थे, आज 12 लाख एम्प्लाई हैं। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, महंगाई में वृद्धि हुई और इस सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा और मतलब कांग्रेस जो एकदम हाशिए पर चली गई थी। तो तीसरे बार जो अभी वर्तमान जो जनादेश मिला है उसमें एनडीए तो स्पष्ट बहुमत में तो जरूर आई है, लेकिन कांग्रेस के भी सीट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं उनको कोई मतलब उल्लेखनीय काम के लिए ऐसा कोई खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। अब देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ बीजेपी की क्या स्थिति हुई और वहाँ 15 साल से जो शासन कर रहा था एमपी, वहाँ पर संसदीय चुनाव में तो पूरा बहुत अच्छा सीट मिला एनडीए को, खास करके भाजपा को कह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उतना अच्छा सीट नहीं मिला। यही हालत हम देख सकते हैं कि कई राज्य में, जैसे अब उड़ीसा सब जैसा राज्य है वहाँ भाजपा की सरकार बनी, पहली बार भाजपा आई सत्ता में और भी कई राज्यों में इनकी अच्छी मतलब अच्छा सीट मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही ज़बरदस्त इनको धक्का लगा। जो ऐसा कहा जाता है कि वाजपेयी भाजपा के जो व्यक्ति कह रहे थे कि 400 पार का नारा और हम संविधान बदलेंगे, तो विपक्ष ने जो गैर भाजपाई दल हैं और उसके भाजपा के विरोध में जो बना गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसने लोगों में भावना पहुंचाई कि आरक्षण ले लेगा, जबकि बात ऐसी नहीं थी। संविधान बदल करके आरक्षण ख़त्म करेगा। इससे लोगों में खौफ आ गया और फिर हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही बहुत सीट सरकार को लूज करना पड़ा और वर्तमान में जो जनादेश है उसमें बहुत इसका प्रशंसा किया जाता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, कांग्रेस की भी वापसी हुई है और अब कोई भी सरकार मनमानापन नहीं कर पाएगा और जो कठोर जो फैसला लेने की बात है या जनता के विरोधी फैसला है वो नहीं ले पाएगा। तो भारत में इस जनादेश से भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है इस नए जनादेश से, 2024 के जनादेश से।